चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग अकाउंट का रिवीजन फिर से कंटिन्यू करें। अकाउंट में कल हमने पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन शुरू किया था, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसके पहले 4 इलस्ट्रेशन हमने देखे थे, कुछ थियरी बेस्ड थे, कुछ सम थे, जिसमें ये बेसिक थियरी हमने समझी थी कि कंपनी जब शेयर की अमाउंट मंगवाती है, पब्लिक से जब शेयर की अमाउंट मंगवाती है, तो वो इंस्टॉलमेंट में आते हैं। पहले एप्लीकेशन की बारी, फिर अलॉटमेंट की बारी, फिर कॉल की बारी। ये कल हमने समझा था ना कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर इश्यू करती है तो ये पूरी प्रोसेस वो फॉलो करती है कि नहीं? इसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट भी समझे थे, इसकी बेसिक जर्नल एंट्री समझी थी कि एप्लीकेशन के अंदर ये 3 पॉइंट आते हैं, 3 जर्नल एंट्री आती है, अलॉटमेंट में, कॉल में। ठीक है ना? ये बेसिक सम कल हमने शुरू किए थे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8 हमें समझना है। जिसमें इलस्ट्रेशन 5 और 6 समझेंगे ना, उसमें एक नया टॉपिक है। 5, 6 में अलग टॉपिक है, 7, 8 में एक अलग टॉपिक है। तो 5 और 6 हम समझेंगे ना, उसमें हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस उसका टॉपिक हमारा चलेगा। कॉल इन एडवांस का क्या है? कॉल इन एडवांस तो जैसे कॉल इन एरियास होता है ना, कॉल इन एरियास मतलब कहलाता है कि अगर किसी ने कोई इंस्टॉलमेंट के पैसे न दिए गए हो तो उसे एरियास में लिखते हैं। कल इसके बारे में समझा था हमने कि सपोज कोई अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा है, कोई कॉल के पैसे नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन में एरियर नहीं आता है। एप्लीकेशन के किसी ने पैसे नहीं दिए तो वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट है, उसमें तो बात ही नहीं आएगी। पर कभी कोई अलॉटमेंट के, कोई कॉल के पैसे नहीं दे रहा है तो उसको एरियर्स में लिखते हैं कि इतना बाकी है। तो उसी का ही अपोजिट आता है कॉल्स इन एडवांस, कि किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए। आपको भी ध्यान है कि कल जैसे समझा था 10 रुपए का शेयर होता है तो एप्लीकेशन में 3 रुपए मंगवाए, अलॉटमेंट में 3 रुपए मंगवाए, कॉल के वक्त दूसरे 4 रुपए मंगवाए, ऐसे टुकड़ों में मंगवाते हैं 10 रुपए के भी, है कि नहीं? तो कितनी बार कोई शेयर होल्डर क्या करते हैं पता है? कि भाई एक साथ पैसे दे देते हैं। कि एप्लीकेशन में मंगवाए थे हमने भाई 3 रुपए खाली, उसने पूरे ही 10 रुपए दे दिए कि लो भाई अब दूसरी बार मत मांगना। ठीक है ना? कि भाई कंपनी कंपनी बोल रहे हैं एप्लीकेशन में 3 रुपए दो, किसी ने पूरे ही रुपए दे दिए कि नहीं भाई मुझे शेयर्स मिलने ही चाहिए, आप भले पूरे एक साथ रख दो, वो एडवांस में दे दिए। तो वो एडवांस की एंट्री हमें करनी पड़ेगी कि कितनी बार अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए थे, उसने कॉल के पैसे भी साथ में दे दिए। अरे बात ध्यान। तो ऐसे होता है ना एडवांस की एंट्री, वो एडवांस की एंट्री हमें समझनी है। एडवांस की एंट्री में ये सब एंट्री सेम ही रहेगी, जहां ये कॉल्स इन एरियर्स आता है, वो कॉल्स इन एरियर्स की जगह पर हमें कॉल्स इन एडवांस करना होगा। बरोबर ना? और जहां पे ये बैंक अमाउंट आती है कि अमाउंट रिसीव्ड, जहां पे है ना, उसमें कैलकुलेशन रहेगी कि एडवांस की अमाउंट भी मिली है। बरोबर? दो चीजों में फर्क आएगा। कॉल्स इन एरियर्स की जगह कॉल्स इन एडवांस लिखना होगा। और सेकंड थिंग, जहां पे बैंक की एंट्री होगी, वो बैंक की एंट्री में चेंजेस आएंगे कि एडवांस के पैसे मिले हैं तो वो प्लस करने पड़ेंगे हमें। कल जैसे कॉल्स इन एरियर्स में हम माइनस करते थे कि पैसे नहीं मिले, अब कॉल्स इन एडवांस में प्लस करते हैं कि इतने एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं हमें। अरे ध्यान। तो देखो एक आध सम समझे तो ध्यान आएगा। इलस्ट्रेशन 5 और 6 दोनों आपके एडवांस के क्वेश्चन है। तो पहले इलस्ट्रेशन 5 समझते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 5 में आपकी टेक्स्ट बुक में देखो जैसे दिया हुआ है ना कि केना केमिकल कंपनी ऑफ वडोदरा इश्यू अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का शेयर है, जिसमें कंपनी ने डिसाइड किया 40 रुपीज एप्लीकेशन पे, 35 अलॉटमेंट पे, 25 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर टोटल 3,20,000 इक्विटी शेयर्स। 3,20,000 की उन्हें एप्लीकेशन मिली है। Out of application, the company rejected application for 20,000 equity share and refunded application money thereof. कि भाई 3,20,000 में से 20,000 को रिफंड कर दिया, उनकी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी वो मना करके पैसे वापस कर दिए। And Pranav, a shareholder of company who was allotted 3,000 equity share by the company, had paid amount due on first and final call in advance along with allotment money. देखो ये है कि प्रणव के पास 3,000 शेयर थे, कोई प्रणव नाम का पर्सन, उसके पास 3,000 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट के वक्त ही फाइनल कॉल के पैसे भी एडवांस में दे दिए। बरोबर ना? फाइनल कॉल के पैसे दे दिए उसने अलॉटमेंट के वक्त ही, उसी वक्त उसको एडवांस में दे दिया उसने। And except this, allotment money and call money were called up at appropriate time and were all paid on due dates. कि बाकी बरोबर टाइम पे मंगवाया गया और बरोबर टाइम पे मिल गया, तो ठीक है, बाकी सबके एंट्री बरोबर। खाली अलॉटमेंट के वक्त याद रखना है कि किसी ने अलॉटमेंट के टाइमिंग में कॉल के पैसे भी दे दिया एडवांस में। बरोबर? तो अब इनकी कैसे कैलकुलेशन होगी वो समझना।
हम एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं ना भाई। पहले एप्लीकेशन के बारे में लिखते हैं, एप्लीकेशन की 3 एंट्री जैसे बताई थी। यहाँ एप्लीकेशन के वक्त तो कुछ एडवांस नहीं है, तो उसमें तो चेंज होगा ही नहीं, ये 3 एंट्री बेसिक ही रहेगी हमारी। तो जैसे एप्लीकेशन में हम पहली एंट्री करते हैं पैसे मिले, तो हम एंट्री करते हैं ना कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि भाई जितने पैसे मिले, कितने पैसे मिले हमें, तो 3,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी हमें, बराबर, कि 3,20,000 शेयर्स, और उनके एप्लीकेशन के पैसे मिले, हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए थे 40 रुपीज, तो 3,20,000 के 40 रुपीज मिलेंगे। कितना हो जाएगा कि भाई 12 और 8 1 करोड़ 28 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ 28 लाख वो मिले, बराबर। अच्छा अब एक बात सुनो कि मैं अब यहाँ अमाउंट नहीं लिखूंगा भाई, थोड़े जल्दी हो जाए इलस्ट्रेशन, उसके लिए मैं अमाउंट यहाँ नहीं लिखूंगा, ये कैलकुलेशन बताऊंगा कि इतनी अमाउंट है, फिर डेबिट क्रेडिट आपको वैसे ही अमाउंट लिखनी है खाली, ठीक है ना, ये अमाउंट आप लिखना। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि भाई पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले, तो कितने पैसे मिले, तो 3,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, उसके 40 रुपीज एप्लीकेशन के मिले, बराबर। एप्लीकेशन की पहली एंट्री अमाउंट रिसीव्ड, फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा अमाउंट हो तो उसको रिफंड कर देते हैं। तो सेकेंड एंट्री के जो 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली थी उसको वापस दे दिए ना पैसे, तो उसकी एंट्री करते हैं, इसी की अपोजिट रहती है। कल भी बोला था कि जर्नल एंट्री याद रख लो सबकी, कल जो हमने 12 जर्नल एंट्री लिखवाई थी वो याद रख लो कि जर्नल एंट्री सेम रहेगी, खाली अमाउंट बदलती जाएगी। कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि हमने पैसे रिफंड किए, कितने रिफंड किए हमने पैसे, तो 20,000 शेयर्स के 40 रुपीज हमने रिफंड किए, बराबर, 20 के 40 रुपीज, भाई 8 लाख हमने रिफंड कर दिए उसके। अरे बात ध्यान कि भाई ये रिफंड किया, और बाकी का, तो बाकी का जो है वो हमने कैपिटल ट्रांसफर किया, बाकी का कैपिटल में ना, कि बाकी का हमारे पैसे हो गए वो, बराबर। तो बाकी का कैपिटल ट्रांसफर, तो उसकी एंट्री करते हैं नंबर 3 में कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कि हमने कैपिटल ट्रांसफर किए, कितने कैपिटल ट्रांसफर किए, तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स के 40 रुपीज, बराबर ना, 3 लाख के 40 रुपीज वो हमारा कैपिटल ट्रांसफर हो गया। आई बात ध्यान, ये कैलकुलेशन रही ना इसकी। तो चलो एप्लीकेशन की ये 3 एंट्री हो गई, यही हर सब में यही बेसिक एंट्री रहेगी। पहले पैसे मिले, एक्स्ट्रा पैसे मिले वो वापस कर दिए, बाकी के पैसे हमने कैपिटल में ट्रांसफर किए, ये हमारे पैसे, बराबर। एप्लीकेशन हो गया। अब अलॉटमेंट की बारी, कि अब अलॉटमेंट की बारी करते हैं। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले क्या होता है, अमाउंट कॉल्ड अप, कि अमाउंट कॉल्ड अप, हमने पैसे मंगवाए थे, तो हमने पैसे मंगवाए उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसे मंगवाए तो उसको कैपिटल में लिखते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने मंगवाए हमने, तो अलॉटमेंट में मंगवाए थे हमने 35 रुपीज, 35 रुपीज मंगवाए ना, मतलब यहां पर हमने मंगवाए हैं 3 लाख शेयर्स के 35 रुपीज मंगवाए हैं, बराबर ना, वो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में आएगी, है ना। अमाउंट आप काउंट करना भाई कि 3 लाख के 35 रुपीज हमने मंगवाए हैं, है ना, कुछ 1 करोड़ 5 लाख कुछ ऐसा होगा। अब पैसे मंगवाए हमने अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, दूसरी बार अलॉटमेंट के पैसे मिले, सेकेंड एंट्री करते हैं कि पैसे मिले, तो उसकी एंट्री करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहीं पर ही पॉइंट है हमारा कि जब अलॉटमेंट के पैसे मिले तो क्या पूरे मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, वो देखना होता है ना। कल जैसे एरियर्स था तो हम देखते थे कि भाई अलॉटमेंट के पैसे पूरे नहीं मिले, कितने कम मिले वो माइनस करके लिखते थे। पर यहाँ पे तो हमें एडवांस मिले हैं, ये जो मंगवाए थे वो तो पूरे मिले, किसी ने एडवांस भी दे दिया है, तो एडवांस की अमाउंट इसमें क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी ना, बराबर ना। मैंने बताया ना बैंक की अमाउंट एंट्री में ही हमें ध्यान देना है कि अलॉटमेंट के जो पैसे मिले तो लिखेंगे हम लोग कि 3 लाख के 35 रुपीज वो तो हमने मंगवाए थे, प्लस प्लस
कोई प्रणव नाम का पर्सन था, उसके पास 3000 इक्विटी शेयर्स है और उसने फाइनल कॉल के पैसे भी साथ में दे दिए। तो फाइनल कॉल के कितने रुपए हमने मंगवाने थे? तो 25 रुपीज। फाइनल कॉल के आगे 25 मंगवाएंगे ना, वो उसने अभी दे दिए। मतलब कि भाई 3 लाख के 35 रुपीज तो हमने लीगली मंगवाए हैं, वो तो मिले ही, प्लस 3000 शेयर्स जो प्रणव के पास थे उसके 25 रुपीज भी एक्स्ट्रा मिले हैं। बताइए समझ में, इन दोनों का प्लस होगा। मतलब इसका सपोज अगर 1 करोड़ 5 लाख हो रहा है तो उसमें ये 25 का 375,000 और प्लस होगा, फिर हमें पूरी अमाउंट यहाँ पे मिलेगी। अरे बात ध्यान, तो अलॉटमेंट में ये ध्यान देना, एडवांस मिला है तो उसको प्लस करके लिखना पड़ता है, बराबर। और ये एडवांस की एंट्री यहाँ पे अलग से करेंगे। ये एडवांस कल कैसे, जैसे कॉल्स इन एरियाज की एंट्री हम अलग से करते थे, अब उसकी जगह पे कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करनी पड़ेगी। हमें बताना तो पड़ेगा ना कि कितना एडवांस में मिला है हमें। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो यहाँ पे एडवांस बताएंगे। अब यहाँ कैसा होता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये कंबाइन एंट्री है, जबकि कल मैंने बताया था कि हम हर एक की अलग अलग एंट्री करेंगे, वो इजी रहेगा। कंबाइन एंट्री में एक में भी गलत अमाउंट लिख दी तो पूरी एंट्री गलत हो जाती है। अलग अलग एंट्री करो तो एक एंट्री गलत हुई तो एक एंट्री के तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करें कि भाई जैसे कॉल्स इन एडवांस की, तो कॉल्स इन एडवांस की क्या एंट्री आती है, नोट कर लेना ये, कि जैसे कॉल्स इन एरियास होता है तो कॉल्स इन एरियास नुकसान है, उसे हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में फायदा मिला हुआ है, उसे हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो उसकी एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बराबर। एरियस नुकसान है वो डेबिट में लिखते हैं, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। और कब मिले कॉल्स इन एडवांस? अलॉटमेंट के वक्त मिले हैं, तो वो लिखते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितने एडवांस में मिले थे? तो 3000 शेयर के 25 रुपए, बराबर ना। 3000 के 25 रुपीज एडवांस में दिए थे ना, फाइनल कॉल के पैसे वो प्रणव ने एडवांस में दे दिए। समझ आ रही है बात है? ये एडवांस की एंट्री ध्यान में रखना भाई एक्स्ट्रा, ठीक है ना, नोट कर लेना अच्छी तरह से। अब ये हुआ अलॉटमेंट के वक्त भाई एडवांस मिला, तो यहाँ बैंक में हमने प्लस किया, बाकी का यहाँ एडवांस में लिखा है, बराबर। और उसके बाद अब कॉल की बारी, यही 3 एंट्री हो गई, अब कॉल की 3 एंट्री करेंगे। अब इसमें ध्यान देना कि कॉल में पहली एंट्री होती है अमाउंट कॉल्ड अप, भाई पैसे मंगवाए, तो ठीक है कि पहले हम लोग एंट्री करेंगे उसकी, पैसे मंगवाए हैं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, के हमने पैसे मंगवाए। कितने मंगवाए? तो 3 लाख शेयर के कॉल के कितने पैसे हैं हमारे? 25 रुपीज। तो 3 लाख शेयर्स के 25 रुपीज मंगवाए, बरोबर ना, 75 लाख इतना मंगवाया ना हमने, बराबर। ये मंगवाए, फिर दूसरी एंट्री होती है कि भाई उसके पैसे मिले, पहले मंगवाए अब पैसे मिले। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब पैसे मिले कि उसकी एंट्री तो वही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई कितने पैसे मिले? तो ये मंगवाए थे 75 लाख, पूरे मिले? तो नहीं भाई, वही ध्यान देना है कि वो प्रणव नाम के पर्सन ने अलॉटमेंट के वक्त ही पैसे दे दिए थे, तो कॉल के वक्त उसके पैसे नहीं मिलेंगे। ये ध्यान देना होता है ना भाई एडवांस के वक्त, कि किसी ने अगर अलॉटमेंट में ही एडवांस दे दिया तो वो कॉल के वक्त तो पैसे नहीं देगा ना भाई, बराबर ना। तो वो कॉल के वक्त की एंट्री में माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। मतलब जो चीज यहाँ आप प्लस कर रहे हो एडवांस में, वो जिसका एडवांस है उस वक्त का माइनस करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे 3 लाख के 25 रुपीज मंगवाए थे, लेकिन उसमें से माइनस 3000 शेयर्स के 25 रुपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एडवांस मिल चुके थे, बराबर। बाकी नहीं है कि कोई नहीं देगा, उसने एडवांस दे दिया था तो वो इस वक्त नहीं मिलेगा। आपको भी पता है अलॉटमेंट कॉल में जो है वो 15-20 दिन का गैप रहता है, तो किसी ने 15 दिन पहले ही पैसे दे दिए तो इस वक्त तो उतने पैसे कम मिलेंगे ना, बराबर ना। तो यहाँ एडवांस में वो माइनस होगा, बराबर। और आखिरी एंट्री
आखिरी एंट्री यहाँ पर 9th एंट्री, वो भी एडवांस की बतानी पड़ेगी कि कितने एडवांस थे। भाई जो चीज माइनस या प्लस कर रहे हो, एक चीज याद रखो, कुछ भी माइनस और प्लस कर रहे हो तो उसकी एक एंट्री तो बतानी पड़ती है ना कि क्यों किया माइनस प्लस, बराबर ना, बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये माइनस क्यों किया, क्योंकि वो पहले ही मिल चुका था हमें, तो पहले ही मिल चुका था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit to equity share first and final call account, calls in advance to equity share first and final call, कि भाई जितना एडवांस में मिले। अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन के यहाँ कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट में आया, यहाँ पे तो क्रेडिट में किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां क्रेडिट में किया था क्योंकि वो एडवांस में मिला था। अब जिसका एडवांस में मिला ना, तो उस वक्त ये अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ता है। यहाँ एडवांस में मिला था तो उस वक्त हमने अकाउंट क्रिएट किया, एडवांस मिला है, एक तरह से एडवांस मिला मतलब वो बिजनेस की लायबिलिटी भी हो जाती है कि भाई मैंने आपसे पैसे मंगवाए थे 20 दिन बाद, आपने अभी दे दिए, तो अभी दे दिए तो मेरी चिंता बढ़ गई कि आपको 20 दिन तक सर्विस दूं या 20 दिन तक आपके पैसे संभाल के रखूं, बरोबर ना, तो वो लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए पहले हम लोग वो क्रेडिट में लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। लेकिन जब उसकी कैलकुलेशन हो गई कि कॉल की बारी आ गई, वो कैलकुलेशन वहां क्लियर हो गई, तो वो अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, इसलिए वो अकाउंट क्लोज करने के लिए कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट की जगह कॉल्स इन एडवांस डेबिट में लिखेंगे कि वो अकाउंट क्लोज के एडवांस के मिल गए हमें, बराबर। और सिंपल याद रखना है, तो और सिंपल ऐसे याद रखो कि जब भी आप कोई अमाउंट प्लस करते हो तो प्लस वाली अमाउंट के लिए उसे हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, एडवांस हो एरियस हो कुछ भी हो, है ना, होगा तो एडवांस ही, पर याद रखते हैं कि अगर प्लस वाली अमाउंट हो तो वो क्रेडिट में लिखा जाता है, डेबिट में तो अलॉटमेंट कॉल कुछ भी जो नाम हो उसका, बराबर। और अगर कोई अमाउंट माइनस में करते हो तो उसकी अमाउंट आपको डेबिट में लिखनी पड़ती है, कुछ अगर माइनस करते हो कैलकुलेशन में तो वो डेबिट में लिखना पड़ता है। भाई जैसे कॉल्स इन एरियाज भी कल हम माइनस कर रहे थे तो कॉल्स इन एरियाज डेबिट में लिखते थे ना, ठीक है ना, ये सिंपल याद रखना हो तो ऐसे याद रखो कि प्लस वाली अमाउंट क्रेडिट में लिखनी पड़ती है, माइनस वाली अमाउंट डेबिट में लिखनी पड़ती है, बराबर ना। और दूसरी तरफ तो वही जिसकी बारी हमारी चल रही है, कॉल हो अलॉटमेंट हो जो भी हो, क्लियर। तो यहाँ पे वो कॉल्स इन एडवांस में लिख देंगे कि कितने एडवांस पहले मिले थे, वही 3000 के 25, ये अकाउंट क्लोज हुआ हमारा। समझ आई बात, एडवांस की कैसे एंट्री करनी है, समझ में आ रहा है ना। एडवांस के लिए ना आपके टेक्स्ट बुक में 3 ही क्वेश्चन है, खाली पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, ये इलस्ट्रेशन 5, 6 और एक फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 ही ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर एडवांस का पॉइंट आता है। तो ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लो, बाय चांस एग्जाम में आ गया कि एडवांस करना है तो इस तरह से याद रखना, बरोबर। सिंगल सिंगल एंट्री, आपकी टेक्स्ट बुक में डबल एंट्रीज है, मैंने सिंगल एंट्री करवाई आप, ठीक है। तो चलो ये इलस्ट्रेशन 5 हुआ ना, अच्छी तरह से नोट कर लो। तो वैसे ही इलस्ट्रेशन 6 भी देखे, सेम वैसे ही है एडवांस के लिए, समझे हम लोग वो भी। देखो अब जैसे इलस्ट्रेशन 6 है तो इसमें दिया हुआ है कि परेश कंपनी ऑफ पालनपुर इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कंपनी डिसाइडेड टू कॉल 3.50 per share on application, 4 per share on allotment and 2.50 per share on first and final call। ऐसे मंगवाए हैं ना उन्होंने पैसे, एंड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 2,30,000 इक्विटी शेयर, 2 लाख की जगह 2,30,000 की एप्लीकेशन मिली और एक्स्ट्रा 30,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उसके पैसे वापस कर दिए। अब ऐसा है कि नितिन who had applied for 2500 shares had paid entire amount of 10 per share at the time of application। अब समझो कि भाई कोई नितिन के पास 2500 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन के वक्त ही पूरे पैसे दे दिए, भाई पूरे ही पैसे दे दिए एप्लीकेशन के वक्त ही। एंड कंपनी हैज अलॉटेड हिम ऑल द शेयर्स अप्लाइड बाय हिम, और कंपनी ने उसके सब शेयर मंजूर किए, बिल्कुल जो पूरे पैसे दे रहा है सब शेयर मंजूर उसके। And Piyush, who was allotted 1500 share, had paid his first and final call money in advance along with the share allotment। और पीयूष के पास जो है वो 1500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के वक्त कॉल के पैसे एडवांस में दे दिए, बरोबर। तो अब बाकी का है कि एक्सेप्ट दिस ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, बाकी के सब पैसे टाइम टू टाइम मिल गए। तो इनकी भी एंट्री वैसे ही करेंगे। अब ध्यान देना, एप्लीकेशन के वक्त भी एडवांस मिला है, अलॉटमेंट के वक्त भी एडवांस मिला है, कॉल के वक्त एडवांस नहीं आता भाई, कॉल में और किसका एडवांस देगा वो, बरोबर ना। तो एप्लीकेशन में भी एडवांस मिल गया, अलॉटमेंट में भी, तो समझना कैसे एंट्री करेंगे। पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन में वही पहले पैसे मिले तो पहली एंट्री हम लोग करते हैं ना नॉर्मली कि बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितने पैसे मिले, तो यहां ध्यान देना कैलकुलेशन बैंक वाली अमाउंट की ही ध्यान देनी है। देखो हमें एप्लीकेशन मिली थी 2,30,000 इक्विटी शेयर्स की, बराबर ना। तो 2,30,000 इक्विटी शेयर्स वो एप्लीकेशन मिली, उसके कितने मिले एप्लीकेशन में, तो 3.50 रुपीज, 3.50। लेकिन इसी वक्त प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा इसी वक्त कि कुछ एडवांस भी मिल गए थे एप्लीकेशन के वक्त ही, तो वो एडवांस भी तो इसमें प्लस करना पड़ेगा ना। इतने तो हमें लीगली मिले कि 2,30,000 इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन मिल गई, जिसमें 350 हमने मंगवाए थे लीगली, पर किसी ने एडवांस भी दिए। किसने एडवांस दिए थे, तो लिखा था ना कि नितिन के पास 2500 शेयर थे, उसने 10 रुपए इसी वक्त दे दिए थे, बराबर। तो 10 रुपए में से एडवांस कितना है, यहाँ एडवांस ऐसा नहीं कि भाई 2500 शेयर के एडवांस मिले तो 2500 के 10 रुपए लिखो, गलत है, 2500 के 10 रुपए नहीं। 10 रुपए में से 3.5 रुपए तो हमने लीगली एप्लीकेशन के मंगवाए थे, तो उसने एडवांस में कितने दिए, एडवांस के 6.5 रुपए दिए उसने। समझ आ रही है बात है, हमने तो लीगली 3.5 रुपए तो मंगवाए थे ना, उसको बोला था कि एप्लीकेशन के दो, उसने अलॉटमेंट कॉल के भी दे दिए, तो मतलब 6.5 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, ये तो हमने ऑलरेडी उससे मंगवाए हैं। तो एडवांस में कितना लिखा जाएगा, 2500 शेयर्स के 6.50 रुपीज, बराबर। ये कैलकुलेशन ध्यान देना भाई कि हमें मिले थे 2,30,000 के 3.50 और प्लस जो नितिन ने दे दिए 2500 शेयर के 6.5 रुपए, 6.50 वो एडवांस दे दिए, अलॉटमेंट कॉल के पैसे भी साथ में दे दिए, बराबर। फिर इनकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखो, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, अब इन दोनों का प्लस करके यहाँ लिखो जो अमाउंट आएगी, बराबर। तो समझना, एप्लीकेशन की पहली एंट्री मिली, फिर दूसरे में एक्स्ट्रा अमाउंट हमने रिफंड कर दी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने रिफंड की, तो उसके लिए एंट्री करते हैं हम लोग कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी अपोजिट एंट्री कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। भाई हमने कितना रिफंड किया, तो जो 30,000 शेयर की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली थी, 2 लाख की जगह 2,30,000 मिले हैं, तो 30,000 शेयर के 3.50 रुपीज हमने रिफंड कर दिए, वो एक्स्ट्रा रिफंड। बाकी के हम कैपिटल में डालेंगे, बराबर ना, बाकी के कैपिटल में ट्रांसफर करें, तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री लिखते हैं हम लोग कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितना हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो 2 लाख इक्विटी शेयर, जितने हमारे ऑथोराइज है, जितने ऑथोराइज शेयर हैं वही कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कि 2 लाख के 3.50 रुपीज हमने ट्रांसफर किए, बराबर ना। जितनी हमारी अथॉरिटी है, जितने हमारे पूरे शेयर्स हैं 2 लाख के, वही हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, बराबर ना। ये कैपिटल में ट्रांसफर हुआ। और अब एक चीज है कि एप्लीकेशन के वक्त एक और एंट्री होगी, वो होगी कॉल्स इन एडवांस की, बराबर ना। वैसे अलॉटमेंट के वक्त करते हैं, पर एप्लीकेशन में भी एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो भी तो करने पड़ेंगे ना। जो यहाँ आपने प्लस में किया है वो भी तो कॉल्स इन एडवांस में लिखना पड़ेगा ना हमें, बराबर ना। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि ये तीनों एंट्री कंबाइन है, पर इसलिए हम अलग अलग करवाते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। भाई इतनी एप्लीकेशन मिली, इतना रिफंड कर दिया, इतना कैपिटल में ट्रांसफर किया, बाकी का हमने एडवांस में रखा, बराबर ना। तो वो एडवांस में लिखते हैं। अब क्या एडवांस में ऐसे लिखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस है, प्लस किया है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, अभी जैसे बताया कि वो क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट में लिखेंगे एप्लीकेशन के इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। भाई कितने एडवांस में मिले हमें, तो 2500 शेयर्स के 6.50 रुपीज वो एडवांस में मिले हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे ना, बराबर ना। तो ये एडवांस के वक्त एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा एंट्री आई, खाली एडवांस के वक्त ही आएगी इसी सम में, बाकी किसी में एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती। एप्लीकेशन में एरियर्स तो आता नहीं है कि अलग से एंट्री करें, खाली एडवांस के वक्त करना पड़ता है कि अगर एडवांस मिला है तो। क्लियर। तो ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की बारी आएगी। अब अलॉटमेंट की बारी, के अलॉटमेंट में पहले पैसे मंगवाए, तो पैसे मंगवाए तो लिखते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई कितने पैसे मंगवाए हमने अलॉटमेंट के? तो वही 2 लाख शेयर्स थे हमारे और उसके 4 रुपए मंगवाए हैं, बराबर ना। तो यहाँ पर 2 लाख शेयर्स के 4 रुपीज हमने मंगवाए हैं अलॉटमेंट पे, बराबर। और दूसरी एंट्री उसकी अलॉटमेंट की कि अमाउंट रिसीव्ड, कि अलॉटमेंट के पैसे मिले, तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई कितने मिले, अब यही कैलकुलेशन ध्यान देना होता है। फिर से वही बैंक वाली अमाउंट में ही हमें कैलकुलेशन समझना होता है। अब यहाँ पे ऐसा है अलॉटमेंट के वक्त कि किसी ने जो पहले दे दिए थे वो अब अलॉटमेंट में नहीं देगा, वो अलॉटमेंट के वक्त नहीं देगा ना, उतने कम मिलेंगे। और किसी ने कॉल के भी जो है वो यहाँ पे एडवांस में दे दिए हैं, बराबर। किसी ने कॉल की अमाउंट भी यहाँ पे एडवांस में दे दी है, बराबर। तो वो एडवांस की भी यहाँ पे, मतलब कि एक अमाउंट जो पहले मिल चुकी थी वो माइनस होगी, एक अमाउंट जो कॉल की मिल चुकी है वो प्लस होगी, बराबर। तो समझना भाई कैलकुलेशन कैसे होगी कि बैंक में जब अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो उसमें लीगली तो हमने 2 लाख के 4 रुपए मंगवाए हैं, लीगली तो इतने मंगवाए थे, लेकिन उसमें से माइनस माइनस वो जो कौन था, किसका नाम था, सॉरी, के नितिन था, नितिन जिसका नाम था, उसने 2500 शेयर के पहले ही पैसे दे दिए थे एप्लीकेशन के वक्त, तो वो इस वक्त पैसे नहीं देगा ना, बराबर ना। मतलब माइनस 2500 शेयर के पैसे नहीं मिलेंगे। कितने नहीं मिलेंगे? 4 रुपए नहीं मिलेंगे। भाई 4 रुपए, उसने एडवांस में 6.5 दिए, पर अलॉटमेंट की बारी में तो 4 ही गिनेंगे ना, बाकी के 2.5 रुपए हम लोग कॉल के वक्त गिनेंगे उसको। समझ आ रही है ना बात? वो बाकी के रुपए कॉल में जाएंगे, पर यहाँ तो उसके 4 रुपए ही ना, कि जो 2500 शेयर के उसने पहले ही दे दिए थे वो अब नहीं देगा, वो माइनस करना पड़ेगा। और प्लस भी होगा कुछ अमाउंट कि भाई कोई पर्सन था, कि कौन थे, पीयूष, उसने 1500 शेयर के जो है वो पैसे एडवांस में दे दिए, है ना, फाइनल कॉल के पैसे भी एडवांस में दे दिए। तो उसे 1500 शेयर के कितने रुपए, तो कॉल के कितने रुपए थे हमारे, 2.5 रुपए थे, 2.5 कॉल के पैसे एडवांस में दिए हैं उसने, तो कॉल के तो 2.5 रुपए थे, वो 2.5 रुपए एडवांस में मिल गया 2.50, बराबर। तो ये कैलकुलेशन होगी उसमें। फिर प्लस माइनस करके अमाउंट लिखो कि हमने मंगवाए थे 2 लाख के 4 रुपीज, उसमें से 25 के 4 रुपीज पहले ही मिल चुके थे, तो वो अब नहीं मिलेंगे, वो माइनस। और किसी ने 1500 के 2.50 फाइनल कॉल के पैसे अभी दे दिए एडवांस में, तो वो अभी प्लस होगा कि इतने एक्स्ट्रा मिल गए। अरे बात ध्यान। तो अब इनका प्लस माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखो, वो अलॉटमेंट की अमाउंट, वही बैंक में ही ध्यान देना है। और अब क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे जो भी माइनस किया जो भी प्लस किया दोनों की एंट्री अलग अलग बतानी पड़ेगी। ऐसे ही याद रखो तो सिंपल याद रहेगा कि जो माइनस है जो प्लस है वो दोनों की एंट्री अलग अलग बताएं। कि जैसे माइनस किया है तो उसकी एंट्री डेबिट में लिखते हैं, ये एडवांस के मिल गए थे ना पहले ही, तो उसकी एंट्री डेबिट में लिखते हैं हम लोग कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। माइनस किया है वो डेबिट में लिखो, क्या डेबिट में, बाकी थोड़ी है, एडवांस वाले थे, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट में, और क्रेडिट में जो हमारी बारी चल रही है अलॉटमेंट की, बराबर। भाई कितने एडवांस में मिले हमें, तो 2500 के 4 रुपीज, है ना, 2500 के 4 रुपीज जो पहले मिल चुके थे। और दूसरी उसकी एंट्री यहीं पे ही कि जो प्लस किया है वो भी, प्लस किया है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, प्लस किया है क्रेडिट में लिखते हैं, वो भी कॉल्स इन एडवांस है ना, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में, और डेबिट में हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बराबर। कि भाई जो हमने पहले दूसरे जो कॉल के हमें एडवांस में मिल गया, वो कि कॉल के कितने एडवांस में मिले, 1500 शेयर्स के 2.50 रुपीज, बराबर। तो ये अलॉटमेंट की पूरी एंट्री होगी हमारी, नोट कर लेना भाई, ये इसी सम में ऐसे अलग है। ये अलॉटमेंट की पूरी एंट्री हुई, और ये जो अलॉटमेंट की पूरी एंट्री हुई, अब हमारी कॉल की बारी आएगी। तो अब अगर हम कॉल की बारी करेंगे तो अब कॉल की एंट्री में लिखें, कि कॉल की एंट्री जब लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके कॉल की एंट्री, तो कॉल की एंट्री के लिए क्या, उसमें वैसे ही कि भाई सबसे पहले जो है वो पैसे मंगवाए, तो कॉल की एंट्री के लिए यहाँ पर होगी, अब एंट्री होगी हमारी 9th नंबर की, कि पहले पैसे मंगवाए हैं, कि इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितने मंगवाए थे? तो वही हमारे पास 2 लाख शेयर थे, उस 2 लाख शेयर के 2.50, कॉल के बारे में तो 2.50 है ना, कि वो 2.50 हमने मंगवाए थे, बराबर। ये फिर दूसरी एंट्री कि उसके पैसे मिले, कॉल के पैसे मिले, वो कि अमाउंट रिसीव्ड, तो पैसे मिले तो उसकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बराबर। तो जिसमें हमें कितने पैसे मिले हैं, तो अब वो प्लस माइनस करना है कि हमने लीगली मंगवाए थे 2 लाख के 2.50, लेकिन बहुत लोगों ने पहले ही एडवांस दे दिया था भाई। वो नितिन ने भी पहले ही एडवांस दे दिया था 2500 शेयर का, और यहाँ पर वो पीयूष ने, उसने भी पहले ही एडवांस दे दिया था ये 1500 शेयर का। तो इतने पैसे अभी नहीं मिलेंगे ना, बरोबर ना। मतलब एडवांस के वक्त जो पहले 2500 शेयर के भी एडवांस मिल चुके हैं, यहाँ 1500 शेयर के भी एडवांस मिल चुके हैं। तो भले अगर कंबाइन लिखो तो कंबाइनली 4000 शेयर के ₹2.50 हमें नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब बाकी नहीं है, उसने एडवांस में दे दिया था, बरोबर ना। ये उसने एप्लीकेशन के वक्त ही एडवांस में दे दिया था ₹6.50, जिसमें ₹4 यहाँ गिने जाएंगे और ₹2.50 यहाँ गिने जाएंगे, बरोबर ना। वो एडवांस में हुआ। और यहाँ पे जो एडवांस में मिला था अलॉटमेंट के वक्त पीयूष ने दे दिया था, तो वो भी अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने पहले ही दे दिए थे। तो टोटल 4000 शेयर के नहीं मिलेंगे ना पैसे, इसमें से ये अमाउंट माइनस करके लिखी जाएगी। अरे बात ध्यान। और जो माइनस हुआ उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे। जो माइनस हुआ उसकी एंट्री करनी पड़ेगी ना भाई। ये माइनस हुआ है तो चलो कॉल्स इन एडवांस डेबिट में आएगा, बराबर ना। तो एंट्री ऐसे होगी कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या है इसकी बारी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बराबर ना। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई कितने एडवांस में मिले थे, तो 4000 शेयर के 2.50 रुपीज। ये हमारा कंप्लीट हुआ सब। समझ आई बात? अच्छा चलो एक नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूँ, एंट्री तो सब अच्छी तरह से नोट कर लेना। जब आप पूरा सम करो ये अलग अलग एंट्री कर रहे हो, तो कितने स्टूडेंट कहते हैं कि भाई डाउट रहता है एंट्री सही है नहीं है, कि भाई गलत एंट्री कर दी हो तो हमने, है ना। या फिर वो टोटल चेक करते हैं कि भाई सब एंट्री हो गई, 11 एंट्री का आखिरी में डेबिट क्रेडिट में टोटल चेक करते हैं, वो टेक्स्ट बुक में मैच करते हैं। अरे वो थोड़ी मैच होगा यार, उसमें कंबाइन एंट्री की गई है, यहाँ सब अलग अलग एंट्री की गई है, तो फाइनल टोटल तो अलग ही आना है, बराबर ना। वो रेयरली किसी में मैच हो, सब में मैच होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो टोटल इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है हमारे लिए, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है और इसकी अमाउंट इंपॉर्टेंट है, आखिरी का टोटल थोड़ी जरूरी है हमारे लिए। अरे बात समझ में। तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हमने जो भी एंट्री की है वो सब एंट्री करेक्ट है, कैसे क्रॉस चेक किया जाए। तो उसके लिए ऐसे क्रॉस चेक किया करो कि सपोज आपकी एप्लीकेशन की एंट्री हुई ना, कभी अगर एप्लीकेशन की एंट्री चेक करनी है, तो जहां जहां आपने शेयर एप्लीकेशन लिखा है, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कुछ क्रेडिट में लिखा, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में लिखा, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में। तो जो भी आप कुछ एप्लीकेशन की अमाउंट क्रेडिट, कुछ एप्लीकेशन की अमाउंट डेबिट में लिखते हो, तो वो क्रेडिट और डेबिट उन दोनों को चेक कर लिया करो क्या टोटल बरोबर आ रहा है, कि यहाँ क्रेडिट में जितनी अमाउंट होगी, मैंने तो नहीं लिखी है, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट की अमाउंट है, और यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तीनों डेबिट की अमाउंट है, क्या ये दोनों बरोबर है। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल है, आपकी एंट्री बरोबर है, बरोबर। क्योंकि अगर हम लेजर बनाते हैं ना, तो लेजर में एप्लीकेशन जो डेबिट वही क्रेडिट में इक्वल होना चाहिए हमारा, बरोबर। एप्लीकेशन आपको अलॉटमेंट में चेक करना हो तो अलॉटमेंट में चेक कर सकते हो कि यहाँ देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट लिखा, यहाँ अलॉटमेंट क्रेडिट लिखा, यहाँ पे भी क्रेडिट लिखा, यहाँ डेबिट लिखा, बरोबर। तो डेबिट वाले दोनों अलॉटमेंट, क्रेडिट वाले दोनों अलॉटमेंट, उन दोनों की अमाउंट चेक कर लिया करो क्या बरोबर है। अगर बरोबर है आपका सम करेक्ट है, ठीक है ना। ये क्रॉस चेक हो जाता है उसमें। अब वो एडमिशन रिटायरमेंट के सम करते हो ना, तो उसमें आखिरी में टैली हो जाता है, तो हाँ भाई ये सही है हमारा सम। तो इसमें ऐसे टैली होता है कि इसमें भी
कॉल में ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा है, यहाँ के पे क्रेडिट लिखा है, तो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट चेक कर लो। आप चेक कर लो 100% करेक्ट आएगी उसमें कि डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, या अगर कॉल्स इन एडवांस भी बरोबर लिखा है कि नहीं। तो जहां जहां आपने कॉल्स इन एडवांस लिखा है सब में, यहाँ पे लिखा कॉल्स इन एडवांस, यहाँ लिखा आपने कॉल्स इन एडवांस, है ना, कोई डेबिट में लिखा, कोई क्रेडिट में लिखा कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पर भी। तो सब कॉल्स इन एडवांस भी प्लस माइनस करके चेक कर लो, डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है तीनों के लिए, आपका सम करेक्ट है, बरोबर। ये चेक करते हैं। हाँ, इसे मत चेक करना कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल या बैंक अकाउंट है, वो नहीं, क्योंकि बैंक की अमाउंट वो थोड़ी हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, बैंक तो चलता ही रहेगा, वो इक्वल नहीं बैठेगा आपका। और शेयर कैपिटल भी अमाउंट इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा सब क्रेडिट में ही लिखते हैं, डेबिट में हमने कैपिटल के पैसे वापस थोड़ी किए। शेयर कैपिटल तो डेबिट तब आता है जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट उसे चेक मत करो, बाकी की सब एंट्रीज को आप डेबिट क्रेडिट इक्वल चेक कर लो, अगर वो करेक्ट है आपका सम करेक्ट है। समझ आई बात है, बरोबर। ये नोट कर लो, एक नॉर्मल सी ट्रिक है ये। तो ये जैसे हो गया हमारा 6 वाला इलस्ट्रेशन। अब ऐसे ही 7 और 8 इलस्ट्रेशन देखे, उसमें भी एक नया टॉपिक है, छोटा सा एक नया टॉपिक, वो समझते हैं अब। देखो, अब जैसे इलस्ट्रेशन 7 समझे, तो 7th वाला इलस्ट्रेशन, उसमें अब हमारा एक टॉपिक आता है प्रीमियम ऑन शेयर्स, कि अगर शेयर की अमाउंट प्रीमियम में जा रही है या कंपनी शेयर्स के ऊपर प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं। प्रीमियम मतलब सिंपली कहलाता है कि जितनी शेयर की फेस वैल्यू है, जितनी शेयर की वैल्यू है, उससे ज्यादा पैसे कलेक्ट करना, वो उसकी प्रीमियम की अमाउंट कहलाती है। होता है ना, कितनी बार मार्केट में अगर शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो, तो जितनी अमाउंट होती है ना, उससे ज्यादा अमाउंट कंपनी मांगती है, वो प्रीमियम कहलाता है, बराबर। और पब्लिक लेते भी हैं। हम लोग नहीं होता है जैसे कि भाई नॉर्मली नॉर्मली होता है, कितने लोग पता है गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, टू व्हीलर खरीदने के लिए गए, तो वहां पे कितनी बार रहता है कि भाई अगर आपको अर्जेंट में चाहिए, या कोई मोबाइल लेने के लिए भी गए, मोबाइल नॉर्मली 10,000 का है, लेकिन कहते हैं आपको अर्जेंट में चाहिए, तो भाई अभी के अभी अगर आपको चाहिए तो आपको भाई 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने लोग मांगते हैं ना कि भाई एक्स्ट्रा सर्विस ऑन द स्पॉट चाहिए आपको, तो ठीक है, इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगती है ना सब पे, ये प्रीमियम पे है, बरोबर। तो कोई कंपनी की बहुत डिमांड हो, तो कंपनी पब्लिक से कहती है कि भाई शेयर 10 रुपए का है, पर उसमें हम इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम लेंगे भाई, जिसको खरीदना हो, बरोबर। और पब्लिक खरीदती है क्योंकि उसे पता है अभी भले हम प्रीमियम के पैसे दे रहे हैं, फ्यूचर में उसका डिविडेंड, उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये शेयर्स के ऊपर प्रीमियम कहलाता है। अच्छा, एंट्री कैसे करें? तो प्रीमियम की एंट्री याद रखते हैं हमेशा, सिंपल याद रखो उसमें, कि जहां जहां आप इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री करते हो, वहां वहां उसके साथ आपको प्रीमियम की एंट्री करनी है, बराबर ना। प्रीमियम कहाँ पे आएगा? तो जहां पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल आप क्रेडिट में ही लिखते हो ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। क्रेडिट में ही ऊपर आपको कुछ भी लिखो, कि भले वो एप्लीकेशन हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, या अलॉटमेंट के वक्त भी जब पहले पैसे मंगवाते हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिखते हो ना। तो जहां जहां आप कैपिटल लिख रहे हो, उसी के ही साथ आपको प्रीमियम लिखना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बरोबर ना। जहां जहां आप लोगों ने कैपिटल लिखा है, वहां वहां प्रीमियम, इसके अलावा प्रीमियम और कहीं नहीं लिखते। अमाउंट भले काउंट करेंगे हम बैंक में या एरियर्स में या किसी में भी, अमाउंट भले काउंट करेंगे, पर इक्विटी शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम सिर्फ कैपिटल के साथ आएगा, इसके अलावा प्रीमियम और कहीं नहीं आता है। मतलब आपकी जो पहले एंट्री की सब एंट्री सेम है, अगर किसी में प्रीमियम है तो बस वो कैपिटल के साथ हमें प्रीमियम लिखना है, बरोबर ना। अगर प्रीमियम नहीं है, सपोज एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, जिस वक्त प्रीमियम हो वो कैपिटल के साथ प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम नहीं है वहां नहीं लिखना है, खाली कैपिटल, बरोबर। ये नॉर्मल सा रूल याद रखना प्रीमियम के लिए, कि जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, इसके अलावा प्रीमियम और कहीं पे नहीं। क्लियर बात? तो देखो, एक इलस्ट्रेशन 7-8 समझे और क्लियर होगा उसमें, कि देखो आपका इलस्ट्रेशन 7 है उसमें, कि 7th वाले इलस्ट्रेशन से अगर समझे ना, यहाँ दिया हुआ है कि निसर्ग फार्मा लिमिटेड ऑफ गांधीनगर इश्यू 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर। देखो 10 रुपए का शेयर है, 40 रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं, और अमाउंट ऐसे मंगवाई है कि एप्लीकेशन पे 14 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम 10। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब ऐसा होता है, मैंने यहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन पे 14 रुपीज मंगवाए हैं, जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, और 4 रुपए का मेन एप्लीकेशन है,
बराबर। अब जैसे प्रीमियम होता है 40 रुपए, तो कितनी बार वो 40 रुपए भी टुकड़े टुकड़े में मंगवाए हैं कि 40 रुपए का प्रीमियम है तो एप्लीकेशन पे 10 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे 30 रुपए मंगवाए हैं, ठीक है ना। कंपनी की इच्छा कि प्रीमियम भी उन्होंने टुकड़ों में मंगवाया है। तो अलॉटमेंट में अगर 14 रुपीज और लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, तो इसका मतलब 4 रुपए एप्लीकेशन के और 10 रुपए हमारे प्रीमियम के। अलॉटमेंट पे 33 रुपीज है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम 30, मतलब अलॉटमेंट पे 33 में 3 रुपीज का अलॉटमेंट हुआ, बाकी 30 रुपीज का प्रीमियम हुआ हमारा। क्लियर बात। और फाइनल कॉल में 3 रुपए के हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर, 80,000 की जगह 85,000 की एप्लीकेशन मिली, तो एक्स्ट्रा 5,000 के एप्लीकेशन रिजेक्ट करके पैसे रिफंड कर दिए। लिखा हुआ है कि भाई बाकी की सब अमाउंट बरोबर हमें मिली है, सिर्फ ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन ऑल द शेयर वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर्स हेल्ड बाय देवामी, कि कोई देवामी के पास 2,000 शेयर्स थे, उसने जो है वो पैसे नहीं दिए, किसके, अलॉटमेंट के और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, बराबर ना। कि भाई देवामी के पास 2,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए, तो वो कॉल्स इन एरियर्स हो गया, नहीं मिले वो कॉल्स इन एरियर्स में लिखेंगे ना, बराबर ना। और बाकी की सब अमाउंट बरोबर। तो चलो फिर देखो एंट्री करते हैं कि एंट्री ऐसे होगी कि सबसे पहले एप्लीकेशन की बारी होगी, तो एप्लीकेशन में पहली एंट्री तो हम वही करते हैं ना, पैसे मिले, मैंने वो यहाँ पे रफ किया है, वो याद रखना। पहले एप्लीकेशन के पैसे मिले तो हम एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के पैसे मिले, कितने एप्लीकेशन, तो देखो हमें एप्लीकेशन मिली थी 85,000 शेयर्स की, 85,000 शेयर्स, और उसके कितने मिले एप्लीकेशन में, 14 रुपीज विथ प्रीमियम ना। हम जब मंगवा रहे हैं कि एप्लीकेशन देना तो प्रीमियम भी देना 10 रुपए का, तो मैंने सबको सपोज एडवर्टाइजमेंट की कि भाई जिसको भी शेयर खरीदने एप्लीकेशन दो, पर एप्लीकेशन के 4 साथ में 10 रुपए का प्रीमियम भी देना, भाई 14 रुपीज देना, तो मिलेंगे हमें तो पूरे 85,000 के 14 रुपीज ही मिलेंगे ना भाई। बात समझ में आ रही है। ये ध्यान रखना, काउंटिंग तो प्रीमियम की हर जगह करनी है ना, पर लिखना जो प्रीमियम है वो खाली कैपिटल के साथ ही है, बराबर, उसके अलावा प्रीमियम नहीं लिखना है। यहाँ खाली बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 85,000 के 14 रुपीज मिले, बराबर। और सेकंड में कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उसे रिफंड किया, तो रिफंड किया तो एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एक्स्ट्रा अमाउंट हमने रिफंड की, भाई कितना रिफंड किए, तो 5,000 शेयर, 5,000 शेयर के 14 रुपीज, 14 रुपए हमने रिफंड कर दिए, बराबर ना। 80,000 थे, 85 की एप्लीकेशन मिली तो एक्स्ट्रा रिफंड, बराबर। और जो रिफंड नहीं किए वो बाकी के पैसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, बाकी के पैसे कैपिटल में। तो उसके लिए एंट्री होगी हमारी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अब कैपिटल के साथ लिखना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर ना, वो साथ में लिखना है कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जहां कैपिटल वहां प्रीमियम। और अब इनमें यहाँ कंबाइन एंट्री, बाकी सबकी कंबाइन एंट्री हम नहीं करवाते, यहाँ पे इसको भी आपको अलग करना तो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, पर यहाँ कंबाइन एंट्री ज्यादा जो है वो बेटर रहेगी, क्लियर जो है वो एक्सप्लेनेशन रहेगा कि जहां कैपिटल वहां पे प्रीमियम लिखेंगे हम लोग, भाई प्रीमियम ऑन शेयर्स। तो यहाँ एंट्री कैसे करोगे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में तो आप पूरी अमाउंट लिखोगे डेबिट में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है ना, वो आप अमाउंट बरोबर लिखना कि यहाँ तो पूरे लिखेंगे 80,000 के 14 रुपीज, 80,000 के 14 रुपीज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो वो पूरी थी, जिसमें से कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जो रियल हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट है वो कैपिटल में ट्रांसफर होगी, और जो प्रीमियम की अमाउंट है वो प्रीमियम में ट्रांसफर होगी, बराबर ना। इसलिए वो अलग लिखते हैं कि 14 रुपीज यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर होंगे 80,000 के 4 रुपीज, कि ये 4 रुपीज हमारे कैपिटल के हैं, और बाकी प्रीमियम में है वो 80,000 के 10 रुपीज, बराबर ना। ऐसे एंट्री होगी हमारी प्रीमियम की, बराबर। ये कैपिटल के साथ प्रीमियम लिखते हैं, तो जो ये अमाउंट है वो हमारी कैपिटल में जाएगी,
और प्रीमियम की अमाउंट प्रीमियम में जाएगी, और बाकी जो टोटल अमाउंट है वो डेबिट साइड पे जो भी हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी हो उसमें, बराबर। नोट कर लेना प्रीमियम की एंट्री। अब ऐसे ही अब अलॉटमेंट की बारी। तो अलॉटमेंट में भी जब पहले हम पैसे मंगवाते हैं, तो पैसे मंगवाते हैं तो उसमें हम कैपिटल की एंट्री करते हैं ना, कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर। और अलॉटमेंट में भी वैसे ही कि हमने कितने मंगवाए थे, 33 मंगवाए हैं अलॉटमेंट में, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वहां पूरे ही लिखेंगे 80,000 शेयर्स के 33 रुपीज, 80,000 के 33 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ये अमाउंट, और बाकी प्रीमियम में ये अमाउंट जाएगी, बराबर। तो कैपिटल में हमारे 3 रुपए हैं वही कि 80,000 के 3 रुपीज वो कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 के 30 रुपीज, बराबर। इनकी अमाउंट डेबिट क्रेडिट में बराबर लिखना कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। ये ध्यान रहा ना उसमें कि अलॉटमेंट में कैसे एंट्री करनी है कैपिटल के साथ, क्लियर। अब ये अलॉटमेंट की पहली एंट्री हुई कि पैसे मंगवाए, तब कैपिटल के साथ प्रीमियम लिखा। फिर दूसरी एंट्री करते हैं अलॉटमेंट में कि पैसे मिले, पैसे मिले उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, के अलॉटमेंट के पैसे मिले, कितने मिले। अब इसमें प्रीमियम ने, प्रीमियम काउंट जरूर करते हैं, लिखते नहीं है प्रीमियम, वो खाली कैपिटल के साथ ही। तो अब अलॉटमेंट के कितने मिले, तो देखो भाई पूरे नहीं मिले हैं, हमने मंगवाए थे 80,000 के 33 रुपीज मंगवाए थे, तो विथ प्रीमियम ही ना हमने मंगवाए थे 80,000 के 33, लेकिन लिखा हुआ है ना कि कोई देवामी के पास 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो मंगवाए थे 80,000 के 33, लेकिन कोई 2,000 शेयर्स के 33 रुपीज हमें नहीं मिले, इतने कम मिले हमें, है ना, जितने मंगवाए थे इतने कम मिले। अरे बात ध्यान, ये माइनस होगा उसमें, बैंक की एंट्री में माइनस होगा ना, और जो माइनस हुआ उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर्स। ये तो एरियर ना एडवांस थोड़े मिले थे हमें जो माइनस कर रहे हैं, ये तो बाकी है हमारे, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, calls in arrears account debit to equity share allotment account, बराबर। जो कितने एरियर कितने बाकी रहे, तो वही 2,000 शेयर्स के 33 विथ प्रीमियम ही लिखेंगे ना, कि इतना ही बाकी था, इतने ही पूरे नहीं मिले हमें, क्लियर बात। ये अलॉटमेंट की बारी हो गई, जो 3 एंट्री करते हैं, पैसे मंगवाए, पैसे मिले, जो ना मिले वो एरियर्स में, बराबर। और अब जो है वो उसकी बारी कॉल की, कि अब कॉल की बारी करेंगे, कि कॉल में भी पहले पैसे मंगवाए, तो उसके लिए एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ फाइनल कॉल लिखा हुआ है ना, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। और यहाँ प्रीमियम नहीं लिखना है कैपिटल के साथ, यहाँ प्रीमियम नहीं, क्योंकि कॉल में है क्या प्रीमियम, नहीं है ना, तो यहाँ प्रीमियम नहीं लिखना है, यहाँ पे वही का वही लिखेंगे कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। जहां पे हम लोग कितनी एंट्री लिखेंगे, तो 80,000 शेयर्स के 3 रुपीज ही मंगवाए हैं हमने, प्रीमियम तो है नहीं उसमें, बराबर। और उसके बाद नंबर 8 में कि उसके पैसे मिले, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो भाई कितने पैसे मिले, पूरे मिले हमें, तो नहीं भाई पूरे नहीं मिले, वही जो 2,000 शेयर बाकी थे देवामी के, उसने कॉल के वक्त भी पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे वही 80,000 के 3 रुपीज मंगवाए थे, लेकिन माइनस 2,000 शेयर्स के 3 रुपीज नहीं मिले, है ना। अलॉटमेंट के वक्त 33 थे, तो वो 33 माइनस किए थे, यहाँ पे 3 रुपीज माइनस करेंगे कॉल के, ठीक है ना। ये इतने पैसे नहीं मिले, और जो नहीं मिले वो आखिरी एंट्री करते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर्स में, बराबर। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बराबर ना, कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल,
कि जहां पर भी कितने नहीं मिले हमें, तो वही 2000 शेयर्स के 3 रुपीज नहीं मिले। समझ आई बात? हाँ, अब ध्यान में आ रहा है ना कि कैसे प्रीमियम लिखना है हमें, जहां कैपिटल हो उसके साथ प्रीमियम लिखना है, बाकी की एंट्री एज इट इज। क्लियर? इलस्ट्रेशन नोट कर लो और एक काम करो कि इलस्ट्रेशन 8 वो आप लोग ट्राई करो। अब हमने 4 5 6 7 8 बोला था, पर 8th वाला इलस्ट्रेशन एज इट इज सेम है, जैसे इसमें हमने किया है वैसा ही इलस्ट्रेशन उसमें भी रहेगा आपका, है ना? सिर्फ उसमें आगे डेट मेंशन करनी है और कुछ भी नहीं, बाकी सेम इलस्ट्रेशन 7 की तरह। तो 8th वाला इलस्ट्रेशन आप लोग उसमें ट्राई करो। अगर कोई डाउट आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है 8th वाला इलस्ट्रेशन, तो मुझे कमेंट करो उसमें, ठीक है ना? तो उसका डाउट देखते हैं हम, बराबर। तो 8th वाला आप ट्राई करो, कल से फिर इस रिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे 9th वाले इलस्ट्रेशन से हम लोग। ओके, चलो, थैंक यू।